पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो रहता है वो कैसे परफॉर्म करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो रहता है वो कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट होता है। क्या बोला मैंने? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक सिंपल सा लाइन में अगर हम देखें तो कटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड पेस्टिंग इन पोस्ट डीएनए। ठीक है। और फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे हम मनचाहा प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे। ठीक है। इसी में दो साइंटिस्ट आते हैं, कोहेन एंड बोयर। इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही कटिंग एंड पेस्टिंग, कटिंग और पेस्टिंग मतलब इधर से डीएनए काटे उधर पेस्ट कर दिए, और फिर उसके बाद ये देखा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए उसको दो चीज चाहिए था। क्या क्या चीज चाहिए था कटिंग एंड पेस्टिंग ये सब के लिए? बोलो। कटिंग एंड पेस्टिंग के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं जिसके बिना ये कटिंग पेस्टिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हो सकता? Plasmid and restriction enzymes. हम्म। तो भाई सीधी सी बात है, इसको प्लाज्मिड मिला और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेगा? वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को काटेगा। और पेस्ट किस में करेगा? तो किस में करेगा? प्लाज्मिड में करेगा। तो कटिंग एंड पेस्टिंग के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कोहेन एंड बोयर ने क्या किया, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग को इन्होंने स्टार्ट किया। बोल सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का बर्थ कोहेन एंड बोयर के कारण हुआ। ठीक है। तो इन्होंने, ये जो क्वेश्चन आता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कौन से बैक्टीरिया में किया? तो सैल्मोनेला टाइफी, ये आता है एग्जाम में। सैल्मोनेला टाइफी में इन्होंने किया। ठीक है। ये क्या है भैया? सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी में क्या है भाई? इस सैल्मोनेला टाइफी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अच्छा मुझे बताओ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होगा किसी बैक्टीरिया में, वो कहां पर होगा? बताओ कोई भी। डीएनए में। किसके डीएनए में होगा? प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड। ठीक है। तो देखो बेटा, हम लोग जैसे इंसुलिन का हम लोग देखे थे, है ना। क्या किए? एक डीएनए लेंगे। ठीक। एक डीएनए लेंगे, ये कोई भी डीएनए हो सकता है। ठीक है, किसी का भी डीएनए हो सकता है। मे बी सर्कुलर डीएनए का एक पार्ट है जिसको मैंने यहाँ से यहाँ तक काट के दिखाया है ऐसा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कौन से जीन की बात करूंगा? कौन से जीन की बात करूंगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। ठीक है, मैंने नहीं किया ये सब कोहेन एंड बोयर ने किया। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है बैक्टीरिया के पास, जो डीएनए में एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के लिए एक जीन है, उस जीन को इन्होंने क्या किया? वहां से काटा। तो कैसे काटा? बोलो, किससे काटा होगा? सीधी सी बात है, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम से, आरई से इन्होंने कट किया। ठीक। कट करने के बाद इसको रिमूव किया, है ना। और उसके बाद रिमूव करने के बाद ये जो डीएनए का सेगमेंट है, दैट इज जीन है। ये जो जीन है इसको क्या किए? इसको क्या किए? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया भैया? बोल सकते हैं कि ई कॉलाई का एक रिश्तेदार है।
सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी का एक रिश्तेदार है ई कॉलाई। ई कॉलाई का जो प्लाज्मिड है इसको निकाला इन्होंने। निकालने के बाद इसको कट किया। कट करने के बाद इसको मैं छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद इन्होंने इसको ऐसा जोड़ दिया। अब ये जो प्लाज्मिड जो काटा गया बेटा, ध्यान देंगे, ये जो प्लाज्मिड है इसको कट करेंगे, वो भी किससे कट करेंगे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। बोलो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब क्या होगा? ये दोनों को ऐड कर दिए। क्लियर हो रहा है? समझ आ यस रहा है ये सर। डायग्राम? सिंपल प्रोसेस है बेटा, है ना। इसको मैं डायरेक्टली समझाता तो उतना अच्छे से नहीं समझ आता है। जब हम वो वाला डायग्राम देखते हैं जो मैंने पिछले क्लास की क्लास में जो बताया है, उससे सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, वो अगर समझ आ गया तो ये सबसे इजी है। तो कोहेन एंड बॉयर ने क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यहाँ से काटा। काटने किससे काटा? रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस एंजाइम से काटा। फिर ये जीन को रिमूव किया। ये जीन है, देखो, ये रिमूव हो गया। और सेम रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस एंजाइम से कट किया बैक्टीरिया, दूसरी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को। काटने के बाद इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये क्या बना? आरडीएनए। बोलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिए, दैट इज ई कोलाई में। ये हो गया हमारा आरडीएनए। अब क्या करेंगे? इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे। इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज। तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। तो ये एक प्रकार की जीन क्लोनिंग भी है। एक प्रकार की ये जीन क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? हमारा जो डिजायर्ड जीन है, कोई भी एक डीएनए का सेगमेंट है, उसका हम नंबर ऑफ कॉपीज बनाना है अगर हमको, तो हम ये मेथड ही अपनाएंगे। तो ये एक प्रकार की जीन क्लोनिंग भी है। समझ आ रहा बात? जीन क्लोनिंग क्यों बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो रहा है? हमारा जो डिजायर्ड जीन है, ये जीन को हम लोग नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। तो कॉपी होगी, क्लोनिंग होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए जो बैक्टीरिया होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और जो भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है वो उसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ कॉपीज बनते जाएगा, रिपीटेड क्या होगा? डिवीजन होते जाएगा। तो ये जो हमारा जीन है इसकी कॉपी भी बनती जाएगी, ये क्लोनिंग होती जाएगी। क्लियर है? तो ये छोटा सा क्या है बेटा? कोहेन एंड बॉयर है। तो कोहेन एंड बॉयर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? किसमें एक्सपेरिमेंट किया? किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इन्होंने साल्मोनेला टाइफी लिया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया, ई कॉली में डाल के ई कॉली का मल्टीप्लिकेशन किया। क्लियर हो गया बात? आसान है? यस। हटा दें? हटा दें? बोलो भाई। अच्छा, लोग बहुत गोल मारते हैं। आप लोगों को आइडिया नहीं था कि मेरी क्लास है आज? हाँ अच्छा, सर। पहले मेरी क्लास कब रहती थी? पहले मेरा अलग अलग रहता था क्या? मतलब अलग अलग डेज में रहता था ना? वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसा कुछ रहता था क्या? याद नहीं सर। अभी क्या टाइम टेबल चेंज हुआ है आप लोगों का? चलो, अब देखो बेटा, आप लोगों के कई बार एग्जाम में आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमको अगर मॉडिफाई करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो 3 बेसिक स्टेप्स फॉर मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म
आर। क्या होगा वो 3 बेसिक स्टेप? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और डीएनए सेगमेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे? बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है यार, लोगों का बार बार आ रहे जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे बेटा? ये वही चीज है बेटा जो भी मैंने बताया। सबसे पहले हम डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बोलो? उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उस डीएनए को क्या करेंगे? जो डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या करेंगे? जो हमारा मनचाहा डीएनए, जैसे हम लोग इंसुलिन जीन को जो है हम लोग क्या करना चाहते थे कि उसको किसी होस्ट में डालना चाहते थे और उसको मल्टीप्लाई कराना चाहते थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते थे कि डीएनए को रिमूव करेंगे, है ना। डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, रिमूव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बोलो बोलो भाई। ये जो आइडेंटिफाइड डीएनए है इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहाँ? होस्ट डीएनए के साथ। याद आ रहा है? अरे भाई छोटा सा डीएनए को हम लोग क्या कर रहे थे? किसी दूसरे में डाल रहे थे, होस्ट डीएनए में। यस फिर सर। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग? बोलो। उसके बाद क्या करते थे भाई भावना? फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ये क्या है? होस्ट डीएनए है ना। ये क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तीसरा क्या है बेटा? होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग और उसको मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन एंड मल्टीप्लाई। देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चलो अब इसको देखते हैं। 3 बेसिक स्टेप क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना। कुल मिला करके हम यहाँ पर जो ई कॉलाई है, ई कॉलाई को हम लोग क्या कर देते हैं? हम लोग मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई। पहले ई कॉलाई मान के चलो कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था। ई कॉलाई अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या देखा कि ई कॉलाई जो रहता है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया? उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनाया। कैसे बनाया? जिस ऑर्गेनिज्म के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वहां से हम लोगों ने डीएनए को काटा, जीन को काटा, ठीक है। काटने के बाद ई कोलाई के जो डीएनए है, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए है, उसके साथ उसको जोड़ा। जोड़ने के बाद इस प्लाज्मिड डीएनए को हम लोगों ने ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के लिए जीन है। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? ये जो ई कोलाई है उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली चेंज कर। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली चेंज कैसे करेंगे? तो जो भी चेंजेस करना है वो जीन को उस ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है और वो प्लांट भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जो भी बाजार में जो सब्जियां जो लेते हो वो हाइब्रिड है। तो बेटा वो सब क्या है? वो मैक्सिमम जो आजकल जो फ्रूट वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो एक प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो खास तौर पे पोल्ट्रीज में, है ना, जो भी ह्यूमन के कंज्यूम के लिए यूज होता है, गाय है, ये सबको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। इवन जो हाइब्रिड काऊ बोलते हैं ना, देसी विदेशी गाय, सुने हो आप लोग? यस हाइब्रिड सर। काऊ। तो भाई प्राची सुने हो? हाइब्रिड बोलते हैं विदेशी गाय है, देसी गाय विदेशी गाय सुने हो कि नहीं? तो देसी गाय कौन सा है? जो हमारे देश में जो शुरू से है ना, नॉर्मल जो रोड रास्ते में घूमते रहते हैं, ये देसी गाय है। हाइब्रिड का वो थोड़ा अलग वैरायटीज होते हैं। तो वो हाइब्रिड क्यों है? हाइब्रिड का मतलब होता है उसका जो जीनोम है
उसके जो बॉडी में जो जीन्स है उसमें मॉडिफाई किया गया है। हाइब्रिड हम लोग बेटा जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि भाई कोई एक वैरायटी है, ये वाइल्ड वैरायटी है ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर इसमें मैं जेनेटिक चेंजेस कर दूं और ये जो भी प्लांट था इसमें मैं रेसेसिव जीन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके जो नॉर्मल प्योर लाइन है, ठीक है, जीन का, उसको मैंने चेंज कर दिया तो वो हाइब्रिड हो गया। ये हम जेनेटिक्स में पढ़े हैं। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, क्यों ना माइक्रोब हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो, उसको अगर हम लोग जेनेटिकली चेंज करेंगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में। लाइक जैसे हमारे जो सब्जी भाजी ये सब है, गाय है, बकरी है, जो खून देते हैं, या फिर जो गाय को हम लोग मॉडिफाई क्यों किए हैं, ताकि ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू का मिल्क और ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क मिल सके। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क क्यों मिल सके भैया, क्योंकि ह्यूमन रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे हो, है ना, हम सबको मिल्क चाहिए या डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, चीज खाते हो, पनीर खाते हो, ठीक है, मिल्क पीते हैं, दही, मट्ठा, है ना, पनीर है, और भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क से बने हुए, है ना। तो इतना सारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो देसी गाय से पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देसी गाय जो रहता है बेटा वो दिन में 1-2 लीटर दूध देती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हाइब्रिड काउस है वो दिन में 8-8, 10-10 लीटर, 12-12 लीटर की मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उतना मिल्क चाहिए, कंजप्शन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशन एंड प्रोसेस है, प्रोसेस जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। और ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे चल के हम किस में अप्लाई करेंगे, अप्लाई किस में करेंगे, तो प्लांट में भी करेंगे, एनिमल में भी करेंगे, माइक्रोब में। क्लियर हो रहा है ये बात? यस सर। चलो, समझ आ रहा है भाई? भावना, अक्षत, यस सर। भाई अक्षत, यस सर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो बेटा। अब जिसका जिसका टर्म 1 अच्छा नहीं गया है, टर्म 2 के लिए मेहनत करो, ठीक है। और ऐसा मत सोचो जब डेट आएगा, वैसे डेट तो आगे होगा, टर्म 2 का डेट कब है, नहीं आया क्या अभी? नो सर, नहीं आया। एक्सपेक्टेड डेट कुछ तो बताए होंगे स्कूल में। सर मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल, दिसंबर खत्म, दिसंबर खत्म, 3 महीना बचा है आप लोगों के पास। तो बेटा 3 महीने में सिलेबस भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी बायोटेक है आप लोगों का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, देन उसके बाद इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला टॉपिक है, ये तो हो गया बायो का, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, बायो का क्या, फिजिक्स में भी काफी सारा टॉपिक बचा है, मॉडर्न फिजिक्स बचा है अभी आप लोग सेकंड में, फिर ऑप्टिक्स वगैरह। ऑप्टिक्स चल रहा है क्या अभी? यस यस सर। सर। ऑप्टिक्स चालू हो गया ना? ऑप्टिक्स काफी बड़ा टॉपिक है बेटा, बहुत टाइम लगता है उसको खत्म होने में, समझ आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं देखता हूँ आप लोग, चलो अब आते हैं हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या क्या टूल्स होते हैं, मतलब क्या क्या चाहिए, तो एंजाइम्स, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म और पैसेंजर ऑर्गेन, ठीक है। अब वेक्टर क्या चीज होता है इसको ध्यान से सुनो। व्हाट इज वेक्टर, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। वेक्टर क्या होता है, कौन बताएगा? अदिति, वेक्टर क्या होता है बेटा? अगर मैं बोलूं वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए क्या होगा?
प्राची, नीलम, बोलो नीलम। वेक्टर डीएनए क्या होता है बेटा? या वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर, सिंपली वेक्टर किसको बोलते हैं? ये मैं बता चुका हूँ यार आप लोगों को, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज बताया था उस समय मैं बताया था। सर वो एजेंट होता है जो किसी भी वायरस या किसी को डिजीज को कैरी कर, ट्रांसमिट कर। हाँ, किसी को कैरी करने वाला एजेंट को हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना बेटा, मलेरिया जो रहता है, मलेरिया को जो के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? कैरी बाय मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या हुआ? एक वेक्टर हुआ फॉर प्लाज्मोडियम। समझ आ रहा है बात? तो वेक्टर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? व्हीकल डीएनए भी बोल सकते हैं, व्हीकल डीएनए। तो ये व्हीकल डीएनए क्या होगा? व्हीकल डीएनए क्या होगा? एक ऐसा डीएनए जिसमें वो डिजायर्ड डीएनए को कैरी करेगा, जिसे हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे ना, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? ये एक प्रकार का वेक्टर है या व्हीकल डीएनए है। तो प्लाज्मिड में क्या किए थे हम लोगों ने? डिजायर्ड डीएनए को हम लोगों ने जोड़ दिया था, ठीक है, और ये वेक्टर, एज अ वेक्टर डीएनए के रूप में ये प्लाज्मिड इस डिजायर्ड डीएनए को, ये क्या है? डिजायर्ड डीएनए को कैरी कर रहा है, कैरीज डिजायर्ड डीएनए, है ना, और ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी, है ना। ये अपने प्रोजेनी में, मतलब एक डीएनए जो प्लाज्मिड है वो किसी न किसी होस्ट सेल में जाएगा, लाइक बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया से वो एक से दो बैक्टीरिया बनेगा, दो से चार बनेगा। तो वो क्या कर रहा है? ये इस डिजायर्ड डीएनए को कैरी कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपने प्रोजेनीज में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में, ठीक है। और ये कैरी कर रहा है, इसीलिए कैरी करने वाला जो रहता है व्हीकल डीएनए हो गया, और इसी को हम वेक्टर बोलते हैं, और वेक्टर डीएनए बोलते हैं। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? यस एग्जाम में आता है ना। चलो, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप का क्लोनिंग वेक्टर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। क्यों क्लोनिंग वेक्टर बोल रहे हैं? कौन बताएगा? क्लोनिंग वेक्टर भी क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? क्योंकि बेटा ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, जब बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया जो रहता है मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा। प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा मतलब प्लाज्मिड का डबलिंग होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्लोनिंग होगा। तो प्लाज्मिड की जब क्लोनिंग होगी तो इसमें डिजायर्ड डीएनए जो है उसकी भी क्लोनिंग होगी। तो हम किसी भी जीन को नंबर ऑफ कॉपीज में हम बदल सकते हैं, मतलब कोई भी डिजायर्ड डीएनए को या जीन को हम क्लोनिंग करा सकते हैं इस तरीके से। इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा वेक्टर डीएनए जिसमें हम अपना मन चाहा डीएनए की क्लोनिंग करा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्लोनिंग ही तो हो रहा है। ये क्या है बेटा? ये क्लोनिंग प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है? ये इसको ध्यान से समझ लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि क्लोनिंग का मतलब क्या हो रहा है। क्लोनिंग डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर किसको बोलते हैं? व्हीकल डीएनए किसको बोलते हैं? वेक्टर डीएनए किसको बोलते हैं? क्लियर है? तो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को अगर हमको ये मानना है कि हमको बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले कुछ एंजाइम चाहिए, और जिसमें हम डिजायर्ड डीएनए को कैरी करवा सकें, मल्टीप्लाई करवा सकें, वैसा व्हीकल या वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए या पैसेंजर चाहिए, जिसमें हम इस डीएनए को डाल के एक से दूसरी जगह पे, मतलब एक से दूसरी कॉपी बना सके। क्योंकि ये तो वेक्टर है, वेक्टर मतलब एक डीएनए जिसमें हम डिजायर्ड डीएनए को डालें, लेकिन इसको तो एक बॉडी चाहिए, तो वो बॉडी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर हो रहा है बेटा? यस क्यों भाई, बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? हाथ उठाओ। चलो, समझ आ रहा है भाई प्राची? Yes, sir. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बोलो।
वेक्टर डीएनए का एग्जांपल प्लाज्म प्लाज्मिड वेक्टर। दूसरा एग्जांपल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एक वेक्टर के रूप में यूज होता है, आगे देखेंगे क्यों। अच्छा बताओ क्यों यूज कर सकते हैं। कोई भी जीन को एक से दूसरे में ट्रांसफर अगर कर रहे हैं, हम अपने मनचाहे जीन को किसी के द्वारा अगर एक से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया है या वायरस है? सर भारत ये वायरस है। तो इसका काम क्या है, जो भी इसके पास जीन है वो क्या करता है, अपने डीएनए के सेगमेंट को किसी दूसरे के डीएनए के सेगमेंट में ट्रांसफर करता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है बेटा, हम चाहें तो मतलब आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन में कि हम कभी कभी वायरस का इस्तेमाल करते हैं अपने मन चाहे डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने। ठीक है, ये आगे आएगा। तो ये भी एक प्रकार से वेक्टर के रूप में, वेक्टर मतलब जो किसी चीज को कैरी करता है, बात खत्म है ना। तो वायरस को भी हम एज अ वेक्टर के रूप में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कोई जीन को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने, वो आगे आएगा टॉपिक में। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसको YAC बोलते हैं। एंड चौथा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको हम BAC बोलते हैं। तो एग्जाम में ये आता है BAC और YAC एंड BAC भी को हम एज अ वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। प्लाज्मिड तो हम लोग देखते ही हैं, और पूरा बायोटेक्नोलॉजी में हम मेनली प्लाज्मिड की बात करते हैं, कुछ एक जगह पर बैक्टीरियोफेज वेक्टर की भी बात करते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, ये समझ आ गया। अब आगे देखते हैं एंजाइम्स में हम क्या क्या यूज करेंगे, चलो बताओ। देखो बेटा, कुल मिलाकर के हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाली क्या क्या चीजें हैं। तो पहला तो ये देखिए, दूसरा एंजाइम। तो बेटा ये जो भी प्लाज्मिड है ये क्या कैरी करता है, बैक्टीरिया डीएनए। ठीक है, तो जो भी डीएनए को कैरी करवाना है, पहले उस डीएनए को निकालो तो सही, है ना। पहले उस डीएनए को निकालो तो सही, तभी तो जाकर के हम प्लाज्मिड में इसको ऐड करेंगे। लेकिन ये जो डीएनए है ये एक बड़ा सा डीएनए का एक पार्ट है ना, एक बड़ा सा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये जो डीएनए है ये भी तो किसी ना किसी सेल में होगा, ये भी किसी ना किसी सेल का पार्ट है। ये दिख नहीं रहा है, रुको। तो ये जो हम डाल रहे हैं एक डिजायर्ड डीएनए, ये एक बड़े से डीएनए का एक छोटा पार्ट है, दैट इज जीन, है ना। और ये जो डीएनए है किसी न किसी सेल में होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा भाई भावना। अगर हमको ये डीएनए चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे। बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो हम ये डीएनए को काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो हम ये डीएनए को काट के निकालेंगे। लेकिन ये जो डीएनए है इसको भी तो सेल से बाहर निकालना है। तो किसी सेल से डीएनए को बाहर कैसे निकालेंगे, पहले उस सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो सेल लिसिस करना पड़ेगा। समझ आ रहा बेटा, सेल का लिसिस करना पड़ेगा। सेल लिसिस करने के बाद जो है वो ये डीएनए बाहर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। मतलब हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले सेल को ब्रेक करेंगे, सेल लिसिस करेंगे। सेल लिसिस कर लिए तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सब बाहर आ गया। फिर उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में मान के चलो हम लोगों ने कुछ सेल लिया और उस सेल को सेल लिसिस के थ्रू ब्रेक कर दिया। तो सेल को ब्रेक कैसे करेंगे, तो माइक्रोस्कोपी है, बताओ जरा सेल को कैसे ब्रेक करेंगे, बोलो कोई भी। सेल को कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, सेल लिसिस कैसे करेंगे,
कैंची से, आरी से, चाकू से कैसे ब्रेक करते हैं? सेल तो माइक्रोस्कोपिक होता है। क्यों भाई? पलक बताओ, सेल को कैसे ब्रेक करोगे, सेल लिसिस कैसे करोगे? बताओ भाई, विवेक, अक्षत, अनुराग, अरे प्राची, भावना, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों सर आ रही है सर। को? तो जैसा शांत क्यों बैठे हो? नहीं पता तो बोलो कम से कम। थक गए हो क्या आप लोग? नो सर। भाई, थक गए हो क्या सब लोग? एकदम शांति छाई हुई है। कैसे ब्रेक करोगे? किसी भी सेल को ब्रेक करना है तो उसको एंजाइम के थ्रू करना पड़ेगा बेटा। कोई चाकू हथियार तो होता नहीं, ठीक है? तो सेल लिसिस के लिए भी हमको एंजाइम चाहिए। तो ये सेल लिसिस करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम के द्वारा हम सेल लिसिस करेंगे। तो लिटिक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी हमको, है ना? सबसे पहले कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? लिटिक और लाइजिंग एंजाइम। समझ आया? ये मैं एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या एंजाइम चाहिए हमको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो लिटिक और लाइजिंग एंजाइम चाहिए ताकि हम सेल को तोड़ें और डीएनए को सेपरेट करें। अब ये जो सेपरेटेड डीएनए है, इससे हमको ये डिजायर्ड जो डीएनए है हमको मिल गया। देन उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करके क्या करना है? एक डीएनए के सेगमेंट में जीन को हमको रिमूव करना है। तो अब ये जो स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट है, दैट इज जीन, है ना? जो भी हमारा मनचाहा डिजायर्ड जीन है, स्पेसिफिक जीन को हमको यहाँ से काट के अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर कैसे करेंगे बताओ? फिर वही चीज फिर वही चीज बताओ, कैसे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कुल मिलाकर के एंजाइम ही यूज करेंगे ना भाई, है ना? इसको तोड़े एंजाइम से, अब इसको भी काटेंगे एंजाइम से। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसको मैंने आर ई से काट दिया, आर ई, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस एंजाइम से मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद इसको मैंने अलग कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्लाज्मिड है इसको मैं किससे काटूंगा? भाई इसको भी तो काट के इसका भी तो डीएनए को हटाना ताकि इसको यहाँ जोड़ सकूं। इसको किससे काटूंगा? किससे काटूंगा भाई बोलो? एंजाइम। कौन से एंजाइम से? सेम रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस एंजाइम से। समझ आ रहा बात? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको भी काटूंगा, इसको भी काटूंगा। काटने के बाद इन दोनों को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो डीएनए है ना, इसको मुझे प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बस मैं डीएनए को दोनों को ऐसे आजू बाजू छोड़ूंगा और जो है वो मैग्नेट की जैसे चिपक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मुझे अगर ये जो डीएनए का सेगमेंट दैट इज जीन, मेरा मनचाहा जीन है जिसको मैं इस प्लाज्मिड में जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा बोलो? सर लाइगेज एंजाइम। एंजाइम के द्वारा। एंजाइम ही उसको जोड़ेगा। कल की क्लास में मैंने बताया था, लाइगेज को जेनेटिक गम बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया सबको? यस सर। देन उसके बाद लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? दैट इज सीलिंग एंजाइम। डीएनए लाइगेज हम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़े थे। देन उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो सेल के पास होता है, ठीक है? देन उसके बाद सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो ये आप लोगों को एक
ओवरव्यू एक आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि कुल मिलाकर के बेटा हमको कटिंग एंड पेस्टिंग करना है। तो कटिंग कैसे करेंगे, इन एंजाइम्स की मदद से। जोड़ना किसका है, कैसे है, इसी एंजाइम की मदद से। किसमें जोड़ना है, तो प्लाज्मिड में, ठीक है। और उसके बाद इस प्लाज्मिड को अब कहाँ डालना है, बोलो, अब इस प्लाज्मिड को कहाँ डालना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हमको अब होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, समझ आ रहा बात, या पैसेंजर डीएनए की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है, एक होस्ट सेल या पैसेंजर। पैसेंजर डीएनए की बात करें अगर, तो यहाँ पर पैसेंजर डीएनए कौन सा है, काला वाला या ब्लैक वाला? पैसेंजर डीएनए कौन सा है यहाँ पर, ये इसमें और इसमें से ऐसे, इन दोनों में से पैसेंजर डीएनए कौन सा है? सर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। बेटा उसको तो आप व्हीकल डीएनए बोले हो, प्लाज्मिड तो व्हीकल डीएनए है, वेक्टर है जो किसी चीज को कैरी करा रहा है। तो कैरी जो होता है भाई, गाड़ी, आप जैसे अगर मान के चलो बस में जाते हो, ठीक है, तो बस के ऊपर आप हो, तो इसमें पैसेंजर कौन है और व्हीकल कौन है? आप बस को पैसेंजर उठा हम। के ले, हाँ, बस को आप उठा के थोड़ा लेके जाते हो, बस आपको उठा के लेके जाता है। तो यहाँ पर व्हीकल कौन है, बस है। पैसेंजर कौन हो, आप हो। जो कैरी हो रहा है वो पैसेंजर है, जो कैरी कर रहा है वो वेक्टर या व्हीकल है। तो ये प्लाज्मिड इस डीएनए को कैरी कर रहा है, समझ आ रहा बात, एक से दूसरी जगह लेके जा रहा है ना। तो ये कैरी कर रहा है, और तो कैरी हो भी तो रहा है कोई, तो ये कैरी हो रहा है, तो ये पैसेंजर डीएनए। समझ आया बात, ये पैसेंजर डीएनए है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, ठीक है। और ये क्या है भैया, व्हीकल डीएनए। इसको लिख लिया और ऐसा तो ज्यादा अच्छा है। तो पैसेंजर डीएनए कौन सा हुआ, डिजायर्ड डीएनए इज पैसेंजर डीएनए। समझ आ रहा बात, इसको लिख लिया रहना है ऐसा, पैसेंजर डीएनए, व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए। देखो बेटा ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। किसी को डाउट है? नो सर। तो पैसेंजर डीएनए कुछ भी हो सकता है ना, पैसेंजर डीएनए कोई भी हो सकता है। ठीक, चलो हटा दूं, ये समझ आ गया कि क्या क्या होता है, हम एक एक करके अब देखते जाएंगे। अब हमको मेनली जो देखना है, क्या क्या देखना है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखना है, ठीक, क्योंकि ये सब तो है वो सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो, लाइगेज ये सब हम मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं। तो हमको जो यहाँ पर से देखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पैसेंजर डीएनए कुछ भी हो सकता है, हम लैब में सिंथेटिक डीएनए को भी हम पैसेंजर डीएनए के रूप में ले सकते हैं, या रैंडम कोई सा भी डीएनए को, लाइक इंसुलिन का डीएनए जो दिए थे वो भी एक पैसेंजर डीएनए है, समझ आ रहा है। और जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिए थे वो भी एक पैसेंजर डीएनए के रूप में ले सकते हैं। होस्ट सेल तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम उसको कैरी करवा रहे हैं, या फिर जिसमें उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, या जिसमें इस प्लाज्मिड को डाल रहे हैं, वो होस्ट सेल हो गया। क्लियर है? यस सर। और बाकी लोगों को जल्दी बताओ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो है सब सो रहे हो, थक गया वैसा लग रहा है। सबसे पहले देखते हैं बेटा आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डीएनए को काटता है। अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होता है,
रेस्ट्रिक्टेड मतलब एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस का पेयर जो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, और हर एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रहता है ना, वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, काफी सारी वैरायटीज होती हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो वैरायटी का है, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम लोग अगर देखें, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होगा, इसको ध्यान से समझना कि ये अगर डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट है और यहाँ एक डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ एक डीएनए का सेगमेंट है। तो अगर डीएनए को टर्मिनल एंड से काटा जाएगा, डीएनए को ऐसे टर्मिनल एंड से काटा जाएगा, तो वो एक्सो मतलब बाहर बाहर, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम। तो एक्सो का मतलब आउटसाइड, ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होगा, क्यों भाई बोलो, एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होगा? अदिति बहुत शांत रह रही हो आजकल, बोलो। सर डीएनए के कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने के लिए। नहीं बेटा, स्पेसिफिक पोजीशन को कट करने वाला जो एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस भी होता है और एंडोन्यूक्लियस भी होता है। तो स्पेसिफिक साइट पे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा ही, लेकिन अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस वैरायटी का है तो ये डीएनए को टर्मिनल एंड से काटेगा, और अगर ये एंडोन्यूक्लियस है तो इनसाइड मतलब ये अंदर वाले हिस्से में कट करेगा ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है? लकीर मैंने जो खींचा है, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड, है ना, आउटसाइड डीएनए का जो टर्मिनल पार्ट होता है, किनारे किनारे का, है ना, आखिरी आखिरी वाला जो पार्ट होता है उसको काटेगा, मतलब वहां से वो कट करेगा, कैंची चलाएगा, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को बीच बीच से कट करेगा। क्लियर हो रहा है ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस? यस सर। ठीक है, चलो, तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन, बोलो, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक, समझ आया बात आप लोगों को? तो अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, दे कट एट restricted area of DNA, है ना, और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम साइट। क्या? पैलिंड्रोम। ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम क्या है इसको ध्यान से समझना, है ना। मैंने आप लोगों को अभी बहुत देर से एक ही चीज बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक एरिया में काटता है। तो वो जो स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो ये पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम
एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होता है जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रीड करने पे एक जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज पैलिंड्रोम? तो पैलिंड्रोम क्या होता है? सेम व्हेन रीड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैडम को लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो भी मैडम ही है, और राइट टू लेफ्ट रीड करोगे तो भी मैडम है। समझ आया बात? यस सर। है ना? और एक आध बताओ। मलयालम को लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो भी मलयालम ही है, और अगर राइट टू लेफ्ट रीड करोगे तो भी मलयालम ही है। और भी कोई वर्ड जानते हो ऐसा? नितिन। नितिन, है ना? आप लोग ऐसे वर्ड बहुत पढ़े हुए। नितिन, लेफ्ट टू राइट भी नितिन ही और राइट टू लेफ्ट नितिन। और बताओ। नमन। नमन, नमन भी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो एक यहाँ से आप लोगों को एक चीज समझ आ गया होगा कि पैलिंड्रोम साइट इन दी डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक वर्ड बताया, मैडम, मलयालम, नमन, नितिन, ये सारे वर्ड क्या है? लेफ्ट टू राइट सेम रीडिंग होती है ना? तो वैसे ही जो डीएनए होता है, पैलिंड्रोम ऑन डीएनए, तो ये कैसा दिखेगा? देखेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, है ना? तो मान के चलो भाई, ए यू सी टी, है ना? और जी ए टी टी सी यू सी टी जी, ऐसा। ठीक, चलो अब मैं इसका अपोजिट, ए का टी, यू का, यू के बदले यहाँ पर ए जी कर देता हूँ। ए के बदले टी, जी के बदले सी, सी के बदले जी, टी के बदले ए, जी के बदले सी। अरे बोलते जाओ भाई। ए के बदले टी, ए के बदले टी। टी, टी के बदले ए। टी के बदले ए, सी के बदले जी। जी, जी के बदले सी, सी के बदले जी, टी के बदले ए, ए। जी के बदले सी। अब मुझे बताओ, आप लोग खोज के थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर कौन सा बेस पेयर का सीक्वेंस है, या कौन सा बेस पेयर है जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक जैसा रीड हो रहा है। ये 5' to 3' लेते हैं, और वो, है ना, 5' to 3', 5' to 3', लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रीड करने पे सीक्वेंस सेम हो, जैसे ये मैंने बताया है। मतलब ऊपर की तरफ रीड करोगे तो भी मैडम आएगा, नीचे की तरफ रीड करोगे तो भी मैडम आएगा। बताओ कौन सा सीक्वेंस है? पूरा नहीं है, इनमें से कुछ है। इतना सारा जो बेसिक सीक्वेंस बताया उसमें से कुछ है। चलो एक क्लू दे देता हूँ। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है जो पैलिंड्रोम के रूप में है। 6 बेस पेयर, इसमें 6 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोम है। बताओ कौन सा है? छह बेस पेयर का सीक्वेंस है जो पैलिंड्रोम है। खोजो और बताओ।
आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस फट से काट भी डालता अभी तक। सर वो इतना तेजी से। 5 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद GAATTC वाला। और हाँ, दिखा भाई सबको? यस सर। इधर देखो, देखो इसको ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जाओगे, GAATTC, GAATTC दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी GAATTC है ना, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो GAATTC। समझ आ रहा है बात कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट है पूछो। क्लियर हो रहा है? GAATTC है ना, और राइट टू लेफ्ट GAATTC, GAATTC, GAATTC। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम साइट, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन डो न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे आप देख रहे हो कहां पर पैलिंड्रोम है, ठीक है, आप जितना देर में देख रहे हो उतने देर में तो बेटा रेस्ट्रिक्शन डो न्यूक्लियस जो रहता है हजारों लाखों मॉलिक्यूल को काट के अलग कर देता अभी तक के। समझ आ रहा बात? इतना तेजी से काम करता है। तो ये फट से बना ही उसी लिए है, ये एंजाइम को बनाया ही इसीलिए है कि ये इस टाइप का जो पैलिंड्रोम साइट होता है डीएनए में, उस स्पेसिफिक साइट को सर्च करता है, ढूंढता है और उसको काट देता है, तो काट के अलग करता है। लेकिन जब भी ये काटता है, तो मैंने जैसे यहाँ पर काला बॉक्स मतलब ब्लैक पेन से जो बॉक्स बनाया है, ऐसा कट कभी नहीं करता। ऐसा कट करेगा तो फिर डीएनए कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो वो कैसे कट करता है ना, वो कैसे कट करता है, तो अब इसको देखेंगे बेटा। ये जो GATTC है, इसको जब भी ये काटेगा, जब भी ये काटेगा तो GA के बीच में काटेगा और इधर G और A के बीच से काटेगा। इससे ये होगा कि, इधर ध्यान देंगे, इससे ये होगा कि एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान के चलो कि ये एक डीएनए है GAATTC, GAATTC है ना। तो जब ये यहां से कट करेगा और इसको यहां से कट करेगा, तो क्या होगा बेटा, इधर का हिस्सा हटाएगा, इधर देखते जाना, इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा और इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये एक नॉर्मल डीएनए है, अब यहाँ पर देखो एक वेक्टर डीएनए है ना, तो वेक्टर डीएनए को भी वो ऐसा ही काटेगा, ऐसा ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग काटने से इसको क्या फायदा होता है कि अगर एकदम बराबर बराबर काटेगा, है ना, इसको ना मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। अभी बस पैलिंड्रोम का मतलब समझ जाओ और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है। जैसे मान के चलो कि ये डीएनए है ना, डीएनए को अगर एकदम बराबर बीचों बीच काटेगा तो क्या होगा, ये फिर से जुड़ जाएगा। खास तौर पे ये है ना, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको बिल्कुल ऐसे बीच से काट दिया, ऐसा बिल्कुल बराबर हिस्सा, तो ये क्या होगा, फिर से ऐसा जुड़ जाएगा, फिर से ऐसा जुड़ जाएगा और ये सर्कल छोटा हो जाएगा, ये सर्कल छोटा हो जाएगा। लेकिन बेटा हमको तो इस प्लाज्मिड को काटने के बाद एक डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट को जोड़ना है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे काटता है कि उसका जो एंड है, डीएनए का जो एंड है, वो ओवरहैंग हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरहैंग हो। ओवरहैंग कैसे होगा देखेंगे। इसको अगर काटा जा रहा है, देखेंगे इसको अगर काटा जा रहा है, तो इसका अगर यहां से कट होगा तो ये यहां से कट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये हिस्सा इससे ओवरहैंग है और ये हिस्सा इससे ओवरहैंग है ना। मैं ऐसा, ये बेस सीक्वेंस है ना, ये सर्कुलर डीएनए होता है बेटा,
ये सर्कुलर डीएनए है। तो आप देख सकते हो, तो ये यहाँ नहीं जुड़ता है, ये यहाँ नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा ऐसे काटता है कि ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बन जाए, है ना, जिसके कारण ये एक दूसरे में वापस नहीं जुड़ता है और हम अपना मनचाहा डीएनए को यहाँ पर ऐसे उठा के डाल सकते हैं। तो जो मनचाहा डीएनए होता है वो भी वैसे ही ओवरहैंगिंग के रूप में कट होता है। इसका एक छोटा सा मैं डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों के एनसीईआरटी में एक डायग्राम होगा बेटा, उसमें इसका बहुत अच्छा से डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं आप लोगों को और एक दिखा रहा हूँ ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी का डायग्राम मुझे मिल नहीं रहा है। चलो इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ओवरहैंगिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग मान के चलो कि कुछ इस तरीके का है, जैसे ये डीएनए है ना, ये बेस सीक्वेंस यहाँ पर है ना, ये डीएनए का सेगमेंट, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है बेटा, ये वाला है, ये जो मेरा हथेली है ये, है ना, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो जब भी कट होगा तो ये ऐसा कट होगा, जब भी कट होगा तो ऐसा कट होगा, तो इसका एक ओवरहैंगिंग बन गया, इसका एक ओवरहैंगिंग बन गया, है ना, ये आप देख सकते हो ऐसा, ऐसा डबल होगा ऐसा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ओवरहैंगिंग यहाँ बन गया। अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो काट के अलग किए हम, है ना, ये प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर काट के अलग किए, तो इसमें क्या क्या है, ए टी टी सी, और इसका जी गायब है, तो ये पूरा जी के साथ में बस है, जी बस। देखो एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर ये मिल गया, ये ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, एक ऐसा, और ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर ये ऐसा, हाँ नहीं बन पाएगा, ये ऐसा, समझ गए आप, एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, एक ये बन गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, एक ये है और एक ये ऐसा है, ये ऐसा, ये जी दिख रहा है, सी के साथ में है, यहाँ पर क्या था, जी था, जी ए टी टी सी, तो जी हट के यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ए टी टी सी वो इधर आ गया, एक ऐसा और एक ऐसा। समझ पा रहे हो आप लोग, ये ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर, इसको ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा ही ओवरहैंगिंग यहाँ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको उठा के सीधा यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये प्लाज्मिड डीएनए में ऐसा ओवरहैंगिंग होगा, सेम क्योंकि हम लोग हमेशा, मैं आप लोगों को इससे पहले ये बताया हूं कि जब भी हम प्लाज्मिड को काटेंगे और डिजायर्ड डीएनए को काटेंगे तो दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। इसका रीजन मैंने क्या बताया था उस समय, आप लोगों को इसका रीजन नहीं समझ आया होगा कि एक ही एंजाइम से दोनों को काटना क्यों जरूरी है। मतलब प्लाज्मिड डीएनए को और डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को एक ही रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से काटना क्यों जरूरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक ही एंजाइम से काटना इसीलिए जरूरी है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्रिएट हो सके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड बन सके। क्यों, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, इधर देखो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब काटेंगे तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में काटेगा इस डीएनए में, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में काटेगा इस प्लाज्मिड डीएनए में। तो इसका जी और ए यहाँ से कटा, इसका जी ए यहाँ से कटा, यहाँ पर जी ए कटा,
तो यहाँ पर भी ऐसा एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर भी एक ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर बनेगा और हम उस दोनों डीएनए को ऐसा जोड़ सकते हैं लाइगेज की मदद से। तो कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? एक यस सर। क्लियर है बेटा? सेम रेस्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आता है, क्यों हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। क्लियर है भाई सबको? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं समझ आ रहा है तो। आप लोगों का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना नोट्स में निकाल के दिखा दूंगा। चलो बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।